हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। आज के क्लास में मुझे एसएससी सीजीएल साइंस स्पेशल प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से इसके पूरे डिटेल को बताऊंगा और उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक सवाल से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसको भरने की तिथि जो है 15 जनवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है, जिसमें आप जान सकते हैं कि अभी जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज पेपर सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अभी देखा जाए तो तकरीबन जो है 70% स्टूडेंट जो है आपके कोटा लैंग्वेज को रखेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि इतने स्टूडेंट रख रहे हैं तो लैंग्वेज पेपर जो है डिसाइडिंग तो रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें जो एवरेज मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट लाएंगे वो 80 to 90% लाएंगे ही। ठीक है, लेकिन जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर आपका रह जाएगा यहाँ, वो रह जाएगा आपका साइंस। ठीक है, साइंस, उसके अलावा ये मैथ्स रह जाएगा और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। ठीक है, और झारखंड के लोगों के लिए जीके, जो झारखंड जीके है वो नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड आप जान ही रहे हैं, इसके पहले के एग्ज़ाम में तो उतना हाई नहीं रहता है। लेकिन जो मेन फैक्टर रहेगा आपका साइंस मैथ्स ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, ये हमारा आज ये छठा क्लास है। अगर इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल से, और इसके हम लोग पूरा डिस्कशन डिटेल में जाएंगे इस प्रश्न के। पहला सवाल पूछता है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दूध को पचाने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनिन। ठीक है, तो यहाँ दूध की चर्चा की गई है, तो देखते हैं हम लोग दूध से रिलेटेड कितने प्रश्न आपके एग्जाम में हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, आपको नहीं लगेगा कि इतना सवाल इससे पूछा जा सकता है, लेकिन देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है। जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, कैसीन। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। जो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है, कौन से प्रोटीन के कारण होता है, तो वही कैसीन प्रोटीन के कारण जो है वो दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, वाइट होता है। अगला देखिए कि दूध का रंग पीला होता है, तो दूध का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। क्या होता है, कैरोटीन के कारण। तो देखिए एक दूध से इस तरह के इतने इतने प्रश्न बन सकते हैं। और देखिए कि दूध में जो शर्करा पाई जाती है, जो शर्करा दूध में पाई जाती है, तो उसको आपको याद रखना है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, दूध में जो दूध जो होता है खराब होता है वो जीवाणु का कारण होता है, आपको पता होगा, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। कौन सा बैक्टीरिया के कारण दूध जो है फट जाता है, या दूध को दही में जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया का नाम हो गया। आगे आप देखिए कि दूध की शुद्धता की पहचान, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता हम लोग किस तरीके, कौन सा यंत्र के माध्यम से दूध की शुद्धता को नापते हैं, तो उसको शुद्धता को नापा जाता है लैक्टोमीटर से। क्या होगा, लैक्टोमीटर। तो चलिए हम लोग सवाल में आते हैं कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो आपको पता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन।
ठीक है। तो कैसीन प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो रेनिन। मतलब आपको याद रखना है कि जो कैसीन जो प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन हो गया, तो पाया जाता, उसको पचाता कौन सा एंजाइम है? तो रेनिन। ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन एंजाइम है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेनिन। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है। तो ये प्रश्न में हम लोग पूछेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, और साथ ही इंसुलिन जो टॉपिक रहेगा हमारा, इससे कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए सवाल में आते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक तत्व पाया जाता है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो चलिए हमको आप डिस्कस करते हैं, अब इंसुलिन को डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज रोग हो जाता है। तो सबसे पहले समझना है कि इंसुलिन क्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इंसुलिन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन। ऑप्शन रहेगा प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है। तो आपको क्या याद रखना है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है। तो इसका जो स्राव है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि से क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन और डीप में पूछे तो अग्न्याशय से आपको पता है कि इंसुलिन का स्राव होगा। तो अगर ये अग्न्याशय में एक पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस द्वीपिका, अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहैंस द्वीपिका। ठीक है। एक द्वीपिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं लैंगरहैंस, कि इसके बीटा सेल से क्या होता है? बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है। और अगर डिस्कस करेंगे इसके आगे, तो अग्न्याशय किस तरह का ग्रंथि है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है। और किस तरह का ग्रंथि है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब अग्न्याशय किस तरह का ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। और अगर डिस्कस करेंगे आगे, तो देखिए अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो डायबिटीज। ठीक है। और डायबिटीज आया तो आप लोग डायबिटीज से याद सकते हैं कि डायबिटीज, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और अब देख सकते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की, जिसके अगर हम लोग खोजकर्ता को जानेंगे तो बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है। और इसमें, ठीक है, और इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? या ग्लूकोज के, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे शरीर में उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके अब क्वेश्चन में आते हैं। तो इंसुलिन नामक हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको याद रख लेना है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो तत्व होता है जिंक पाया जाता है। ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन का डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर, तो कॉपर में क्या होता है? विटामिन B12। कौन से विटामिन में कॉपर तत्व की प्रचुरता होती है, पाया जाता है? तो विटामिन B12, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है। तो नाम से ही आता है कोबालामिन, कोबाल्ट मतलब कॉपर। ठीक है। अगला आयरन। ठीक है। तो आयरन जो है रक्त के, मानव शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए मनुष्य के शरीर में? अगर मेल हो तो मेल में होना चाहिए 13 से 15, ठीक है, पर 100 ग्राम ml। कितना लेवल होना चाहिए? 13 से 15 होना चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल। और फीमेल में कितना होना चाहिए? फीमेल में होना चाहिए 10 से 13 प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन का लेवल हो जाएगा। अगर ये लेवल नहीं है तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? तो व्यक्ति एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अनीमिया रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनीमिया रोग जब व्यक्ति को होता है तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है? तो आपको याद रखना है कि आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। और हीम क्या है? हीम एक तरह का वर्णक होता है और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। तो ग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। अच्छा, अगला आता है क्वेश्चन में, देखिए एल्युमिनियम पूछा गया है। तो एल्युमिनियम जो है धरती पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो धातु तत्व है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है? एल्युमिनियम है। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला, ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। और धातु तत्व की बात बोले तो आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके ज़रूरी है कि आप इसे सभी को नोट डाउन करते रहें और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक के माध्यम से एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे याद करते भी जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स में कौन सी प्रोटीन रुधिर के स्कंदन में सहायता करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्लड से कोई भी एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो और किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये ब्लड से पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और साथ ही रुधिर, ब्लड से जितने भी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि रुधिर, ठीक है, प्लेटलेट्स में कौन सा प्रोटीन रुधिर के स्कंदन, स्कंदन का मतलब क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है क्लॉटिंग, मतलब कि रुधिर का जमना, ब्लड का जमना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग, मतलब कि खून का जमना, ठीक है। तो खून के जमने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? तो आप जानते होंगे, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो है, ठीक है, ये हमेशा स्कंदन का कार्य करता है, ठीक है। यह क्लॉटिंग का कार्य तो करता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजिन तो तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये दोनों क्लॉटिंग का काम करते हैं, लेकिन ब्लड के प्लाज्मा में, ये दोनों जो है ब्लड के प्लाज्मा में क्लॉटिंग का काम करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि रुधिर प्लेटलेट्स में, ठीक है, जो स्कंदन में कार्य करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रुधिर प्लेटलेट्स में, ठीक है, रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ब्लड, ठीक है, तो हम लोग ब्लड के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे कि ब्लड से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ब्लड है, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। और इसका पीएच लेवल कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू वो होता है 6.4। कितना होता है? 6.4। आपको याद रखना है कि जो ब्लड में दो तरह के मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ठीक है।
तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड का वो 55% रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और 45 प्लेट्स में ब्लड कॉर्पुसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है, ये प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वो पानी होता है और 10% भाग में प्रोटीन, ठीक है, और एंजाइम ये सब पाए जाते हैं। 10% भाग में प्रोटीन, ठीक है, और भी कुछ पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और देखते हैं जो कौन सा तत्व होता है ब्लड में, कौन सा तत्व पाया जाता है जो रुधिर के क्लॉटिंग में, जो ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम तत्व पाया जाता है जो ब्लड के स्कंदन में सहायता करता है। ठीक है, तो ब्लड से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। अच्छा, ब्लड कॉर्पुसल्स के भाग हो गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है, जब रक्त में आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, ठीक है, इसका जो डे लाइफ होता है 120 डेज होता है। ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि, चलिए यहीं बता देते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी मनुष्य के रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, क्या अनुपात कितना होता है? तो अनुपात होता है 1001। मतलब एक डब्ल्यूबीसी के तुलना में आरबीसी का कितना संख्या रहेगा? तो 1000। ठीक है, अगर इसको रेशियो को उलट के पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो जब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछेगा तो 1:1000, और डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात आपको याद रखना है कि 1000:1। ठीक है, अगला ऑप्शन में आ रहा है हेपेरिन। ठीक है, तो हेपेरिन के बारे में आपको जान लेना है। हेपेरिन रक्त में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि हेपेरिन का मुख्य काम क्या है? तो यह प्रतिस्कंदक पदार्थ है। प्रतिस्कंदक पदार्थ मतलब कि यह ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, एंटीकोगुलेंट, रक्त में एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है हमारी नसों में, ठीक है, जमता नहीं है। तो किसके कारण हमारा ब्लड हमारे नसों में नहीं जमता है? तो हमारे रक्त में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन, और इसी कारण हमारा शरीर में जो ब्लड में रक्त नहीं जमता। तो यह प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितने भी यहाँ के एक्सप्लेनेशन आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया है, साथ ही बायोलॉजी के और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सीजीएल साइंस स्पेशल और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए भी उसके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।